और श्रृंगारानुकृति को हास्य कहते हैं। इन्हीं ने कहा है कि श्रृंगार की अनुकृति हास्य है। तो हास्य में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा, श्रृंगार रसाभास क्यों कर रहे हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं, हास्य की उत्पत्ति उत्तर काल में होती है, लेकिन उस समय श्रृंगार का ही आभास होता है यहाँ पर। तो यद्यपि श्रृंगारानुकृति ही या स हास्य इति मुनिना निरूपितम, तथापि औत्तरकालिकम तत्र हास्य सत्वम। हाँ, जब बात होगा रे कि ये हम देख रहे थे अनुचित है, ये तो अनुचित है, तब हास बाद में होगा। अनुकृति माने नकल, कि वो नहीं है, वास्तविक नहीं। जैसे वास्तविक रजत की अनुकृति वहां पर, हाँ, शुक्ति में जो, तैसे रति है नहीं। तो एक प्रश्न इन्होंने उठाया कि हास्य में रसाभास का, श्रृंगाराभास का कर देंगे अंतर्भाव। तो कहे नहीं, कि हास्य जो है श्रृंगार के आस्वाद के बाद में उत्पन्न होता है, जब पता चलता है कि ये आभास था, ये विभाव यहाँ पर अनुचित था। तो ये यही कहे। और ये कैसा उदाहरण देते हैं कि हास्य चर्वणा का अवसर ही वहां नहीं। तो दूराकर्षण मोह मंत्र युवती में तन्नाम नियाते श्रुतिम चेतः काल कलामपि प्रकृति नावस्थिति ताम। तो कोई नायक कह रहा है कि ताम बिना चेतः काल कलामपि, काल के एक अंश तक भी, कालस्य एकम अंशम अपि यावत अवस्थिति न प्रकृति, स्थिति नहीं करता उसके बिना। हाँ, चेता माने चित्त एक क्षण भी स्थिर नहीं रह रहा। कब? तो तम नामनी श्रुति में जाते, रावण कह रहा कि सीता के नाम के केवल कान में पढ़ते ही, सीता ये शब्द के पढ़ते ही, कि तस्याह नामनी श्रुति में आते सती, श्रुति विषये सती। वो कैसा है नाम उसका? तो दूर से खींचते हुए, खींचने वाला, आकर्षण करने वाला जो मोहनी मंत्र होता है, कि एक मंत्र तंत्र में है कि यही जो है जब देगा तो दूर से ही खिंचाकर चला आएगा। जो उद्देश्य होगा, हाँ, जो होगा, जो नायक हो, नायिका हो, खींच करके चली आएगी। जैसे भैरवाचार्य ने दिखाया था पृथ्वी में कर्पूर मंजरी में, कर्पूर मंजरी नहा रही थी तो वहीं से खींचकर ले आया जादू से। तो दूराकर्षणस्य मोहन मोहकः जब वर्तते मंत्र, उस मंत्र के समान सीता का नाम है कि उसके सुनते ही मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर हास्य चर्वणा का अवसर नहीं, इत्येतु न हास्य चर्वणावसरः। तो मैंने कोई ये नहीं है कि जहां आभास हो वहां पर हास्य की चर्वणा बाद में हो ही। अब यहाँ प्रश्न करता है कि ननु नात्र रति ही अस्थाई भावोस्ति। कहा कि यहाँ तो रति ही है नहीं जी। तो रति ही नहीं है तो आभास क्या होगा? ननु न अत्र रति स्थायी भावोस्ति। क्यों? कि रति कहते हैं किसमें? परस्पर आस्था बंध को कहते हैं रति। क्योंकि नायिका की भी आस्था हो नायक के प्रति, और नायक का, तो उभय निष्ठ होती है रति। रति एक निष्ठ हो गई तो रति का वो आभास हो गया, वो रति है ही नहीं। तो परस्पर आस्था बंधा भावात अत्र रति स्थायी भाव ननु नास्ति। रति रूप स्थायी भाव यहाँ पर नहीं। कई बार जैसे नायक ने नायिका को देखा, वो मुग्ध हो गया, अभी नायिका को तो पता नहीं है, तो वो जो श्लोक आते हैं तो वो फिर श्रृंगार रस के नहीं, तत्काल नहीं हो गए। बाद में यदि परस्पर आस्था बनती है तो ये होगा। तो इसीलिए साहित्य में नियम है कि पहले आदौ वाच्य स्त्रिया राग, स्त्री का राग पहले कहा जाए,
तो वहां उतना औचित्य अनौचित्य नहीं आएगा, लेकिन पुरुष में यदि होगा तो अनुचित हो जाएगा वो। जो कि आजकल लोग में रहता है। हाँ, तो ये अनुचित हो जाएगा। किसका? मैं वहां पर वो दिखाया, वर्णन कर दिया, लेकिन ये नियम यही है कि नैषध आदि में जो है सो पहले ही ये वर्णन कर। अच्छा, और पहले रति उसकी नहीं है, एक शंका है कि ये मेरे माने जब परस्पर आस्था बंध नहीं हुआ है, पहले तो वो शंका की कोटि में जा रहा है, और बाद में फिर वो भी प्रतीत ये हो जाता है। अच्छा, और वो पहले कुछ न कुछ सूचना देते जा रहे हैं वहां पर कि चक्रवर्ती पुत्र को तुम प्राप्त करो वन में, और तुरंत कहता है वहां अतिथि की सेवा को प्राप्त करो। तो कुछ न कुछ जो है सूत्र उसको ये मिलते जा रहा है। और वैसे भी मुझे सही कह रहा है कि शुद्ध रति वर्णित है भी नहीं। वितर्क आदि है। हाँ, लेकिन आदि में वर्णन करने का विधान है, लेकिन कभी लोग कहीं ये कोई नियम नहीं है कि उसी का करे। कहीं बोले वो नायकारब्ध श्रृंगार का भी वर्णन कर रहे हैं, ये नायिकारब्ध का मम्मट बता रहे हैं। शून्यम वास गृहम में है नायिकारब्ध, और वो नायिकारब्ध। तो कहने का मतलब परस्पर आस्था बंध हो जाए तो वहां अनुचित्य कभी भाषित ये जो है सो कहीं पर अनौचित्य भाषित होगा ही नहीं। इसमें अलंकार नहीं होगा। किसमें? इसमें जो श्लोक है, हाँ, हाँ, तो अलंकार तो होगा ही। ये रसवत किसका? रसवत कैसा होगा? ना, रसवत अलंकार नहीं। किस रस की अंगता है? हाँ, कि रस तो कोई साक्षात दिखा नहीं कहाँ इसी में। ना, अस्थाई भाव माने रति तो रावण में है, लेकिन उसको रति नहीं कहेंगे, क्योंकि परस्पर आस्था नहीं है दोनों के, तो रति नहीं है। तो यही ये पूर्व पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं कि रति यहाँ है ही नहीं, तो श्रृंगाराभास कैसे मानते हैं? परस्पर आस्था जब रति रहेगी, परस्पर जब प्रेम रूप रति रहेगी तबे ना उसको रति कहेंगे, तो वो तो है ही नहीं। रति नहीं होगी तभी तो रत्याभास। हाँ, ना सुनिए ना, तो पहले तो यही प्रश्न किया कि यहाँ है ही नहीं रति। अच्छा। तो वही अब आगे स्वयं उत्तर देते हैं कि किसने कहा कि यहाँ पर रति है? केन एतद् उक्तम रति रीति, कि यहाँ रति है, तो कौन कह दिया आपको? कौन बोला? तो अपने प्रश्न करते हैं, अपने बोलते हैं, कौन बोला? तो कहा कि नहीं, अरे रत्याभासो ही रति का आभास है, सुक्ति में थोड़े होता है रजत, वो रजत का आभास है आपका। तो रत्याभासो ही अतः आभासता, इस कारण से आभासता है कि जेनास्य सीता कि आभासता है कि ये रावण सोचता है कि सीता जो है मेरी उपेक्षा करती है या मुझसे द्वेष करती है, ऐसा विचार उसके हृदय में नहीं आता। ये यदि आता तो फिर उसके पास जाता ही नहीं। तो अतश्च अस्य आभासता येन अस्य बने वही रावणस्य सीतामयी उपेक्षिका दृष्टा वा इति प्रतिपत्ति हृदयम न स्पृशते, ये ज्ञान उसके हृदय में स्पर्श ही नहीं करता, क्योंकि यदि वो ज्ञान आ जाता तो उसका अभिलाष भी विलीन हो जाता। तो आशा बंधी हुई है उसको कि शायद ये मान जाए, तो तत्स्पर्शे ही तस्यापि अभिलाषः विलीयेत। तो तस्याः प्रतिपत्तेः स्पर्शे संबंधे सति तस्यापि अभिलाषः विलीयेत, उसका भी अभिलाष जो है सो विलीन हो जाता है। अब ये कहते हैं कि मयि यम अनुरक्ता, मुझ में ये अनुरक्त है, ये निश्चय भी नहीं है उसको, वो निश्चय भी नहीं है। तो मयि इयम अनुरक्ता इत्यपि निश्चय न कृतम,
क्योंकि काम कृतात् मोहात, कामकृत जो अविवेक है उसमें, वो अविवेक से समझ लेता है कि कामी स्वताम पश्यति, नहीं कहा कि अविवेक से उसको मान रहा है कि ये मुझ में अनुरक्त होगी। ये निश्चय यहाँ नहीं है उसको कि मुझ में ये अनुरक्त है। अब यही कहते हैं यतेव तदा भासत्वम वस्तुतः तत्र स्थाप्यते। तो रति का आभास केवल सहृदयों को आभास होता है कि रावण में सीता के प्रति रति है, लेकिन वो रति रावण में वस्तुतः है नहीं, क्योंकि परस्परास्था नहीं। तो अतएव तो गुरुजी इससे हास्य उत्पन्न होता है क्या? किससे? नहीं होगा। क्या? हास्य उत्पन्न श्रृंगाराभास से। हाँ, श्रृंगाराभास से हास्य होगा कहीं बाद में, मतलब अनुचित जब प्रतीत होगा ना तो कहीं कहीं हास्य होगा, लेकिन सब जगह हास्य ही हो ये नहीं। यहाँ पर तो क्रोध आएगा कि रावण ने ऐसा सोचा सीता के विषय में, तो होगा वैसा सहृदय उसके लिए। इसीलिए गुरु से लिखा है कि मैं हास्य सर्वनाश। हाँ, कि यहाँ पर नहीं है हास्य चर्वणा अवसर, दूसरे जगह हो सकता है। जिसके लिए कहा कि हास्य चर्वणा का अवसर दूसरे जगह होगा, तो वो श्रृंगार के आभास के बाद ही होगा। तो अब ये हुआ कि अतएव तदा भासत्वम वस्तुतः तत्र स्थाप्यते सुक्तो रजताभास में, सुक्ति में रजताभास के समान। और ये कहते हैं कि आप जो रसाभास कह रहे हैं, तो ये रसाभास भी होता है, इसमें प्रमाण क्या है? तो ये भरत मुनि को कहते हैं कि अनुकृति शब्द के द्वारा उन्होंने आभास की भी सूचना दी। क्योंकि देखिए, हास्य जो होता है वो अनौचित्य पर ही आश्रित होता है कि अब कोई आभूषण कहीं पहनना चाहिए पैर में, तो हाथ में बांध लिया कोई, तो उसमें अनुचित्य हो जाता है। तो अनुकृति शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने आभास को भी, माने रसाभास को भी सूचित ये किया। तो एतच्च श्रृंगारानुकृति शब्दम प्रयुञ्जानः मुनि ही अपि सूचितवान, की मुनि ने भी सूचित किया, मैंने सूचित किया। अनुकृति का अर्थ होता है वस्तुतः कि वो वस्तु नहीं है। अब राम की अनुकृति नट कर रहा है, तो यहाँ मतलब वह राम वो नहीं है, अर्थात राम का आभास। अनुकृति जहां होती है वहां पर आभास ही होता है, वास्तविकता होती नहीं। तो अनुकृति शब्द का अर्थ आभास ही हम लेंगे कि आपको राम का आभास होता है कि रामलीला हम देख के आ रहे हैं कि राम ने ऐसा ये कहा जी। तो यही एक है कि अनुकृति ही, अनुकृति कहते हैं अमुख्यता, कि राम शब्द का वो अमुख्य अर्थ होगा नट, और अमुख्यता का भी नाम है आभास, माने केवल ज्ञान। जैसे सत्य पावनत्व, तो सत्य पावनत्व का तट में ज्ञान मात्र केवल होता, तट में वो होता नहीं। तो ये आभास हुआ। तो अमुख्यता कहें, अनुकृति कहें और आभास कहें, इति ही एको अर्थ। अतएव अभिलाषे एकतर निष्ठे, एक में यदि स्थित हो अभिलाष, रति हो, तो श्रृंगार शब्देन तत्र तत्र व्यवहारः, कि श्रृंगार शब्द में जहां जहां पर भी व्यवहार होता है तो उसको आभास समझिएगा आप। हाँ, तो तदाभासतया माने श्रृंगाराभासतया मंतव्य। और भारत ने कहा कि श्रृंगारानुकृति ही, तो श्रृंगार शब्द से श्रृंगार को उपलक्षण मानिए वीर आदि का जी, तो वीर रसाभास भी होगा जब अनौचित्य होगा, तो सभी रसों का आभास होगा। तो श्रृंगारेण वीरादि नामपि आभास रूपता उपलक्षिता एवं, ये कहते हैं एवं
यदि विचार करें तो सभी भावध्वनि इत्यादि रसाभास आदि जितने हैं भावध्वनि प्रभृति, ये रसध्वनि के ही एक प्रवाह, निश्चंद मने प्रवाह। हाँ, रसध्वनि के ही एक प्रवाह विशेष है। जैसे नदी बहती है तो कहीं नदी का प्रवाह एक अलग ढंग से बहने लगता है, मतलब ये। तो एवं रसध्वने एवं अमी भावध्वनि प्रभृतयः निस्यन्दाः सन्ति मने प्रवाहाः सन्ति। और आस्वादे प्रधानम प्रयोजकम एवं अंशम विभज्य पृथक व्यवस्थाप्यते। कि आस्वाद में कोई जो प्रधान एक अंश होता है तो विभज्य बने बाद में कल्पना से उसको अलग करके पृथक व्यवस्था दी जाती है कि ये भावध्वनि होगी। रस से रहित भाव नहीं हो सकता। भरत ने भी कहा है कि रस रहित भाव नहीं होता, भाव रहित रस नहीं होता। तो किसी प्रयोजन अंश को विभक्त करके पृथक इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। अब उदाहरण देते हैं कि यथा गंध युक्ति ज्ञेय, जो गंध की युक्ति को समझते हैं, गंध के योग को समझते हैं, तो ऐसा सेंट बने आमोद आता है किसी पदार्थ से जिसमें अनेक रस होते हैं, अनेक गंध होते हैं। लेकिन वो जो गंध विशेषज्ञ है वो कह देगा कि ये शुद्ध मासी का गंध है। शुद्ध मासी मतलब हुई एक प्रकार की औषध, तो उसकी ये सुगंध है सेंट, जबकि सबके सेंट मिले हुए, तो वो कह देगा। तो तैसे वो कहेगा कि शुद्ध मासी गंध जो है यहाँ उत्कट रूप से प्रतीत हो रहा। तो गंध युक्ति ये एक रस सम्मूर्छिता मोदोपभोगे भी एकेन रसेन सम्मूर्छितः मने मिश्रितः जह वर्तते आमोदः सौरभः सुगन्धः तस्य उपभोगेपि शुद्धमास्यादि प्रयुक्तम इदं सौरभम इति। ऐसे जो वो कहते हैं तैसे रसध्वनि में सब मिले होते, लेकिन विशेषज्ञ जो तो कौन होंगे गंध युक्तिज्ञ के समान, तो यही सब काव्य शास्त्री सब है, सहृदय लोग हैं, वो कह देते हैं कि इसमें ये भाव। और रसध्वनि, अब रसध्वनि किसको कहते हैं ये कह करके कभी समाप्त करेंगे। रसध्वनि तो स एव, रसध्वनि तो वही है जोत्र मुख्यतया विभावानुभाव व्यभिचारी संयोजनोदित स्थायी प्रतिपत्तिकस्य प्रतिपत्तुः स्थाय्यंश चर्वणा प्रयुक्तः एव आस्वाद प्रकर्षः। कहने का मतलब स्थायी अंश जो है रसध्वनि में तो सब है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी सब है, स्थायी भी है। तो अस्थायी अंश जब प्रकृष्ट रूप से चर्वणा का विषय होगा तो उसको कह देते हैं ध्वनिया। तो अस्थायी रूपः जह अंशः तस्य या भवति चर्वणा तया एव प्रयुक्तः आस्वाद प्रकर्षः यदा भवति तदा रसध्वनिः तत्र व्यपदेशः भवति। तो कस्य तो प्रतिपत्तु मने सहृदयस्य प्रतिपत्ता का, तो कैसा प्रतिपत्ता, तो प्रतिपत्ता का विशेषण देते हैं कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोजन से, संयोग से उदित हो जाती है स्थायी की प्रतिपत्ति जिसमें तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोजनया उदिता वर्तते स्थायिनः प्रतिपत्ति यस्मिन् तस्य प्रतिपत्तुः स्थाय्यंश चर्वणा प्रयुक्तः एव आस्वाद प्रकर्षः यत्र भवति माने कहने का मतलब व्यभिचारी भाव जब उत्कट रूप से चर्वणा के विषय होंगे तो वो हो जाएंगे भावध्वनि, या उनकी संधि अवस्था, उदय अवस्था, आभास, तो वो व्यवस्था वो किया। लेकिन उत्कट रूप से अस्थाई ही चर्वित होगा
तो वो हो जाएगा रसद ध्वनि। तो रसद ध्वनि केवल स्थायी की चरवणा तो है नहीं, वो सब मिले हुए हैं। तो स्थायी मात्र की चरवणा जब उत्कर्ष को रहेगी, प्राप्त करेगी, तो रसद ध्वनि ये कहा जाएगा। तो रसद ध्वनि का उदाहरण ये आगे देंगे। अब अभी जो है सो मुझे आगे के क्लास में नहीं, अब तो लगाएंगे, ये लगा दी थे ना। मेरे को बंद हो गया गुरुजी, आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप से चल रहा है। अच्छा अच्छा। अब चला सकता है वो भी। तो ये पॉइंट था इसमें कि ये जो लोचनकार कह रहे हैं ना, अनुकृति। अच्छा, और ये जो है ये इसका भी काम आने वाला है रिसर्च में। तो इसको हम चाहते हैं कि जल्दी ये खत्म हो जाए। एक रूप 3 व्यवहारों की कि अनुकृति मुख्यता आभास इति एको एक और था। तो यहाँ पर भी ये समस्या है जो लग रही है, बस समस्या नहीं होगी वो। यदि भरत वाक्य है, भरतमुनि का वाक्य है कि श्रृंगारानुकृति हास्यम, तब गुरुजी जो श्रृंगारानुकृति की हास्य रूपता है वो सार्वत्रिक नहीं है। या श्रृंगारानुकृति हास्य तो श्रृंगारानुकृति की जो हास्य रूपता है वो सार्वत्रिक नहीं है, क्योंकि जब कुमार संभव में कालिदास मातृपितृ विषय गति का वर्णन करते हैं, रूपता सार्वत्रिक, क्योंकि जहां पर त्रिक विषय गति है, तो त्रिक विषय गति में भी हमें हास्य हमारा नहीं होता है। और जहाँ पर गुरुजी जैसे कि पंडित राज ने बोला है कुमार संभव के लिए कि मातृ पितृ विषय गति का जब वर्णन करते हैं उस प्रकार की गति का, तब उस श्रृंगारानुकृति की भी हास्य रूपता नहीं है। नहीं, तो वो तो श्रृंगार है ही नहीं ना। हाँ, तो वो श्रृंगारानुकृति तो है ना। ना अनुकृति नहीं कहेंगे। तो कुछ फिर रसाभास कैसे होता है? देखिए वहां पर वो बताया है कि 8 रस बताए, तो उनमें कहा कि 4 रस प्रकृति रस जी। तो 4 प्रकृति रस है, तो श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति हो रहा है। तो वहां श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति का मतलब है कि श्रृंगार का जो विभाव है उससे हास्य होता है। श्रृंगार के ही विभाव से हास्य की उत्पत्ति हो सकती है। जो श्रृंगार का विभाव है वो हास्य का भी विभाव हो जाएगा, हास्य का विभाव हो जाएगा। तो गुरुजी विदूषक में यह कैसे हो पाएगा? इसका विदूषक में, क्योंकि वह हास्य का विभाव है। न, वहां पर केवल श्रृंगार का ही विभाव जो है वही हास्य का कारण नहीं होगा, लेकिन श्रृंगार का विभाव जो है उससे हास्य की भी उत्पत्ति हो सकती। वो ये बता रहे हैं कि श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति हो जाएगी यदि श्रृंगार का नकल कोई कर ले। जैसे कि कोई नायिका है तो उसका कैसे चलना है, कैसे बोलना है, वैसा यदि अनुकृति कर देता है कोई नायक तो हास्य हो जाता है कि नहीं? वहां श्रृंगार की तो प्रतीति नहीं होती है। ये सब जो देते हैं हास्य कॉमेडी वाला जो देखते हैं वो देखते हैं कि पुरुष जो है वो कैसा स्त्रियों जैसा ही बोलने लगता है, सब करने लगता है, ये करता है। तो वो देख करके आपको श्रृंगार की अनुभूति होती, हास्य की अनुभूति होती, हास्य की। तो वहां प्रतिपादन का प्रसंग वो है उनका कि श्रृंगार के विभाव से हास्य भी हो सकता है। वो होगा, हास्य भी होगा। तो सो है कि श्रृंगार का अनुकृति जहां पर हो जाए तो हास्य रस हो जाए। ये तो ठीक व्यवस्थित हो गया। हाँ। श्रृंगाराभास का जो प्रकरण है वो अलग है। किसका? श्रृंगाराभास न, तो श्रृंगाराभास का अलग प्रकरण है, लेकिन अनुकृति जहां होगी तो आभास भी होगा। वहां आभास होता है कि नहीं? आभास तो होगा। क्वाचित कर्म तो है इसमें, लेकिन सार्वत्रिक नहीं होगा ऐसा। ना, सार्वत्रिक नहीं हो।
मैं वही कह रहा अपना हूँ। सार्वत्रिक नहीं होगा। अब वीर आदि में भी कहीं अनौचित्य हो जाएगा तो वहां पर भी हास्य की उत्पत्ति हो गई जाएगी कि जैसे कि कोई मतलब बड़ा वीर हो और वो भागना शुरू कर दे युद्ध से, तो उसके भागने से भी वैसे ही श्रृंगार में भी कहीं पर आभास तो होगा, हाँ लेकिन हास्य नहीं होगा। क्या, हाँ तू तो स्वयं बताए, हाँ वो तो स्वयं तो बताए ही, ये हाँ वो तो स्वयं बताए कि कहीं पर हास्य चरवना का अवसर कोई मैं कह रहा हूँ सार्वत्रिक नहीं है। सार्वत्रिक नहीं है ये। लेकिन आभास की सूचना अनुकृति शब्द से उन्होंने दी, ये अभिनव गुप्त कहते हैं, क्योंकि प्रमाण देना पड़ेगा ना कि रसाभास भी एक होता है, तो रसाभास में प्रमाण आप क्या देंगे, तो ये प्रमाण रूप में उन्हीं को रखा। मुझे फिर इसमें एक और प्रश्न हो जाएगा, यदि अनौचित्य में प्रवर्तित श्रृंगार को ही हास्य कहते हैं, तो हास्य का रस तो कैसे ना होगा? हास्य अलग चीज है। नहीं वो तो रस है ना मुझे। किसका? वो भी तो रस में परिगणन है, उसका भी तो हास्य रस बोलते व्यवहार होता है ना। ना तो श्रृंगार वो है ही नहीं, तो आभास क्या होगा? नहीं मैं ये कह रहा हूँ मुझे अनौचित्य में प्रवर्तित श्रृंगार को ही हास्य कहते हैं। किसको? ऐसा ना श्रृंगार को ही नहीं कहते हैं। ठीक है ना श्रृंगार का विभाव जो अनुचित है, हाँ उससे हास्य होगा। ठीक है, तो क्या उस समय माने एक श्रृंगार हास्य शुद्ध भी होगा, हाँ लेकिन जब अनुचित श्रृंगार के आलम्बन भाव में या उद्दीपक भाव में अनुचित प्रवृत्ति होगी, तब वह हास्य रूपता को प्राप्त होगा। तो क्या उस समय उसका हास्य रस ऐसा व्यवहार उत्पन्न है, क्योंकि ना तो अनौचित्य का ज्ञान जिस समय होगा उस समय श्रृंगार की प्रतीति नहीं होगी। श्रृंगार की जिस समय प्रतीति हो रही है आपको, तो वो प्रतीति हो रही है उस समय हास्य की प्रतीति नहीं होगी। रजत की प्रतीति जिस समय आपको हो रही है सुक्ति में, तो रजत की ही प्रतीति होगी, सुक्ति की प्रतीति नहीं होगी। भी श्रृंगार की अपेक्षा से है, हास्य की अपेक्षा से नहीं है। हाँ श्रृंगार की अपेक्षा से। हाँ और हास्य रस के लिए तो अनुकूलता मिल जाएगी, अनुकूलता मिल जाएगी। एक काल में एक रस की हाँ एक काल में तो एक ही प्रतीति। ठीक है, तो भैया वो जो अभी आप बोले थे कुमार संभव वाला, उसमें वहां पे क्या तो वहां पर केवल श्रृंगार भास रहेगा ना, कुछ हास्य नहीं होगा। मतलब कुमार संभव में जो वैसा वर्णन है जैसे पंडित ने उठाई है ना वो बात, हाँ तो उस प्रकार के गति वर्णन को हम श्रृंगार भासी जो कहेंगे, भावध्वनि तो नहीं कह सकते। और वहाँ तो हास्य आप कह ही नहीं सकते। नहीं वही वहाँ तो वही तो ये बिना गुप्त कहे कि सब जगह नहीं होगा। नहीं पर मुझे वहाँ पर ये बता दीजिए कि भावध्वनि मानते हैं या तो श्रृंगार भास मानते? किसको? उस प्रकार को नहीं, वहां पर है कि वो दोष तो है, हाँ वो लेकिन कवि की शक्ति से वो तिरोहित। क्या समझ? हाँ, तो जिस समय वहां हो रहा है, जिस समय वहां पर प्रतीति हो रही है, तो उस समय है वो श्रृंगार। जी हाँ, बाद में अनुचित प्रतीत हुआ तभी न रस दोष में उसकी गणना की गई। तो वो रसाभासी है। हाँ लेकिन एक समय तक तो रस रहेगा श्रृंगार, यावत अनौचित्य बुद्धि नहीं होती, जो कि विमर्श के बाद होगी। और जब अनौचित्य उसमें ज्ञान हो जाता है, तब वहां पर रसाभास का व्यवहार होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, भी बड़ा व्यापक विचार है। आपको अनौचित्य की प्रतीति होती है क्योंकि पार्वती परमेश्वरों को माता पिता ये भी है। लेकिन जो नहीं मानता है उसको श्रृंगार की प्रतीति होगी कि नहीं? तो देश काल के अनुसार अनौचित्य की परिभाषा, सहृदय की भी परिभाषा देश काल के आधार पर होगी। तो एक कहीं किसी के दृष्टि से अनुचित हो जाएगा, किसी के दृष्टि से उचित हो जाएगा। लेकिन ये होना चाहिए कि देश काल की सीमा से परे रहकर ऐसा जो साहित्य होता है वो होता है चिरकाल जीवित रहने वाला, जिसमें कहीं भी और अनौचित्य किसी को खटकता नहीं। बस उधर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ साधारण विभागादियों का ही चरणा होती है। तो मातृत्व विशिष्ट गौरी, पितृत्व विशिष्ट शिवा,
नय होता है, लेकिन फिर भी वह अगम्यात प्रकारक ज्ञान वहाँ होता है। हाँ बिल्कुल, वो बुद्धि नहीं जाएगी कितना भी हम समझ रहे हो जाए। हाँ हाँ, वो नहीं जाएगी। जी देखिए, विभावता अवच्छेदक का विचार किया पंडित राज ने कि विभावता का अवच्छेदक कौन होगा, विभाव किसको कहें। तो मान लिया जाए श्रृंगार के ले लें, तो श्रृंगार की विभावता का अवच्छेदक शकुंतला तो नहीं होगा। नहीं होगा, नायक प्रमदात्व अच्छा, तो प्रमदात्व हुआ, जिसको कांतात्व भी कह कह सकते हैं। तो वो कांतात्व जो है उसको भी विभावता का अवच्छेदक आप नहीं मान सकते कि कांतात्व तो स्वसाय आदि में भी है ना। तो केवल कांता उसको समझ लेंगे तो सो तो नहीं होगा जी। तो साधारणीकरण का मतलब है कि जितने बाधक प्रत्यय हैं अच्छा वो सब को हटा देना। तो इसीलिए कहा ऐसा कांतात्व चाहिए जिस कांता में अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान हो। हाँ कि इयम न हो हाँ, जी। अगम्य अगम्य प्रकार ज्ञान न हो जाए। ज्ञान न। तो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान को ये तो फिर एक ही स्त्री में हो पाएगा। किसका? केवल पत्नी में होगा। किसका? ज्ञान तो केवल पत्नी में होगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो मुझे तनिकर तो सर्वथा अनुचित ही होगा। नहीं, वो नहीं होगा। तो साधारणीकरण की सीमा वहां तक आप चले जाएंगे। आप साधारणीकरण कहाँ तक ले जाएंगे? अब प्राणित्व में नहीं ले आएंगे उसको, तो प्राणित्व ले लेंगे तो कोई अलग अलग रस की होगा ही नहीं। कि प्राणी मानेंगे तो उसको भयानकता होगा कि कौन का विभाव होगा। तो साधारणीकरण कहाँ तक साधारण कहेंगे? तो उसका सीमा भी कुछ रहना चाहिए। स्त्रीत्व पुंस्त्व की तो प्रतीति होगी तभी ना श्रृंगार की प्रतीति होगी। रति की प्रतीति तो मुझे क्या माना तो यही हुआ कि अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान का अभाव जिस कांता में हो। अच्छा, माने जो कांता यम अगम्या इस ज्ञान का विषय ना हो ना। मानते तो मतलब हो सकता है, वो तो फिर छूट जाती है। हाँ, तो वो तो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान यदि हो गया तब नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वो होगा ही नहीं। तो ये सही है। अब का पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान ना हो जिसमें, वही जो है वीर रस का बनेगा। हाँ, वीर रस का विभाव जो है वही होगा। तो वो किया तो वो पंक्ति भी एक बार जानना चाहिए कि वो बड़ा है झंझटिया। हाँ, अप्रामाण्य निश्चया ना लिंगिता गम्यात्व प्रकारक ज्ञान विरहस्य विभावतावच्छेदक कोटौ अवश्यम निवेश्यत्वात्। तो विभावता का अवच्छेदक जो कांतात्व, तो कांतात्व में निवेशित करेंगे तात्विक अभाव को। अब यहाँ देखिए कि अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान है, इस ज्ञान का अभाव का निवेश किसमें करेंगे आप? कांता में। जी। तो कांता में किस संबंध से निवेश करेंगे? प्रकारता में करेंगे। हाँ, वहाँ ये भी दिया है विशिष्टता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता। तो यम अगम्या ये ज्ञान जो है तो होगा तो ज्ञाता में समवाय संबंध से, लेकिन विषय कांता है उसमें विशेष्य, तो विशेष्यता संबंध से अभाव हाँ कांता में रहेगा। हाँ, कांता में रहेगा। हाँ, अभाव रहेगा तो रहेगा, यदि ज्ञान रहेगा तो रहेगा विशेष्यता संबंध से। अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान जो है वो विशेष्यता संबंध से कांता में रहे।
तो जी। अभाव भी उसका जो होगा हम्म, तो उसकी प्रतियोगितावच्छेदक संबंध जो होगा वो संबंध ही होगा। विशेष्यता संबंध ही जी होगा, जी। है। हम्म, माने विशेष्यता संबंध से अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान जिसमें न रहे। जी अब देखिए कांता में समवाय संबंध से कांतात्व है, हाँ और जी। और जो है विशेष्यता संबंध से अगम्यात्व प्रकारक प्रकारक ज्ञानाभाव है। तो दोनों ज्ञान 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 का अभाव भी चला गया, ज्ञान नहीं अभाव। थोड़ी विशेषता संबंध से ज्ञान भी आ जाएगा। हाँ ज्ञान आएगा लेकिन मुझे अभाव तो स्वरूप संबंध से रहेगा ना। ना तो प्रतियोगिता लगा रहे हैं ना, अरे प्रतियोगितावच्छेदक संबंध वो हो जाए प्रतियोगितावच्छेदक संबंध जो हुआ यहाँ होगा विशेष्यता। विशेष्यता। हाँ ठीक है। प्रतियोगी जिस संबंध जी। से रहे। जी प्रतियोगितावच्छेद का संबंधावच्छेद जो अभाव है हाँ हाँ वह स्वरूप संबंध से कांता में रहे। हाँ, तो वो वहां पर अभाव जो है सो रहा, जी तो दोनों का समानाधिकरण्य हो गया ना। जी तो अगम्यात प्रकारक ज्ञानाभाव को बनाना है विशेषण, जी किसका है कांतात्व का। तो वो किस संबंध से विशेषण, हाँ तो समानाधिकरण्य संबंध से विशेषण। तो विभावतावच्छेदक कोटि में कहा है वहां पंक्ति कोटौ, हाँ तो कोटि में हम निवेशित करेंगे यही समानाधिकरण्य संबंध से इसको। तो मैंने अगम्यात प्रकारक ज्ञान का अभाव जो हुआ वो विभावतावच्छेदकतावच्छेदक हुआ। समानाधिकरण संबंध से। हाँ विभावता का अवच्छेदक कांतात्व और उसमें रहने वाली अवच्छेदकता जो है उसका अवच्छेदक। जी अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान और अगम्यात्व प्रकारक अभाव अगम्यात्व प्रकारक ज्ञानाभाव। कांतात्व हाँ विशिष्टा या कांता। हाँ तो तद विषय ज्ञान। हाँ तो अब पूछेगा कि विभावतावच्छेदक किसको कहेंगे, तो हुआ कि अगम्यात्व प्रकारक ज्ञानाभाव विशिष्ट कांतात्व। सिस्टम कांतात्व। हाँ विभावता सिस्टम समानाधिकरण। हाँ मुझे इसको सरल भाषा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? पढ़ने लगता है। हाँ नहीं तो सीधे कहेंगे कि जिसको हम अगम्या न समझते हैं, यम अगम्या ऐसा ज्ञान जिसके प्रति न, तो वही विभाव है। उस ज्ञान में भी सीमा माननी पड़ेगी। कोई व्यभिचारी आ गया, किसका कोई व्यभिचारी व्यक्ति है वो तो उसका तो कुछ इस सब में अगम्यात्व प्रकार ज्ञान का अभाव हो जाएगा। ना तो वो नहीं व्यभिचारी, वहाँ शास्त्र लाना पड़ेगा ना। ना व्यभिचारी व्यक्ति जो है वो सहृदय थोड़े कहलाता है। सहृदय की अलग परिभाषा। ठीक है गुरुजी अगम्यात्व प्रकारक ज्ञानाभाव विशिष्ट कांतात्व, यहाँ पर गुरुजी दोनों समानाधिकरण्य संबंध से रहेंगे। तो गुरुजी ये दोनों अगम्यात्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञानाभाव और कांतात्व दोनों एक ही जगह रहते हैं, ऐसा ही है ना गुरुजी? हाँ निश्चित जी। क्योंकि कांतात्व विशिष्ट कांता को मानने से भी अभिव्यक्ति हो रही थी ना, इसलिए उसको विभावतावच्छेदक को फिर विशेष बनाया। एक भी जुड़ा तो नहीं।